हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने रियलाइजेशन का जो चैप्टर चल रहा था उसका अपन ने क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन के अंदर कुछ नए पॉइंट थे, जैसे कि वाइफ का लोन आया था और पार्टनर का भी लोन था। जैसे कल क्वेश्चन में था यानी वाइफ पार्टनर भी था और वाइफ की वाइफ का लोन भी था। तो ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस बताए थे और वो अपन ने क्वेश्चन लिया था। इस वाले क्वेश्चन में थोड़े से कुछ नए पॉइंट है और देखो पहले ही बता चुका हूं, डिसोल्यूशन चैप्टर पार्टनरशिप का सबसे सिंपल चैप्टर है। इसमें अपन को कोई एडजस्टमेंट करने नहीं है, कोई रेशियोज निकालने नहीं है, कोई प्रॉफिट लॉस यानी कि अपन को फाइंड आउट नहीं करना है अलग से। ठीक है, सारा का सारा एडजस्टमेंट किसके अंदर हो जाएगा, रियलाइजेशन के अंदर। तो स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन देख लो। लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1। दे एग्रीड टू डिसोल्यूशन द फर्म, यानी फर्म का दी एंड कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, फर्म का दी एंड है और इन्होंने बैलेंस शीट दी हुई है। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, बीपी है और यहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे वाइज लोन, वाइज वाइफ लोन और कैपिटल दे रखा है एक्स और वाई का। अब देखो इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या है अब तक जो नहीं था। पहले इसमें देखो बैंक ओवरड्राफ्ट आया 4000 का। इस बात में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि आपने ये बताया था कि रियलाइजेशन में 5 चीज नहीं जाती। एक तो कैपिटल अकाउंट नहीं जाता, करंट अकाउंट नहीं जाता, पार्टनर का लोन नहीं जाता, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं जाते, लॉसेस नहीं जाते और नहीं जाता कैश एंड बैंक। तो ये ओडी जो एक बैंक से तो रिलेटेड है लेकिन नहीं, आउटसाइडर लायबिलिटी है, पेमेंट कराना पड़ेगा। पार्टनरशिप बात बोलती है इस बात को। ठीक है, तो इसको तो अपन कहां पे ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद इन्होंने यहां पे दे रखा है डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, फिक्स्ड असेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पी एंडल। अब देखो यहां पे आगे पी एंडल लॉस है, इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। और यहां पे दे रखा है जेड कैपिटल। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, तो देखना दो की कैपिटल तो लायबिलिटी साइड आ रही है और देखो एक की कैपिटल आ रही है आपकी असेट साइड, मतलब इसकी कैपिटल माइनस में चल रही है, ये लॉस में चल रहा है। आ गई समझ में। अब समझना, अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर लिए थे उसमें ये था कि कैपिटल का बैलेंस निकलता था, मतलब पेमेंट कर रही थी फर्म। अब इसमें हो सकता है कि फर्म पेमेंट मांगे किसी पार्टनर से। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो दो का तो प्लस बैलेंस है एक्स और वाई का, और यहां पे देखना जेड का देखो 8000 आ रहा है असेट साइड, नेगेटिव बैलेंस है इसलिए असेट साइड आ रहा है। बात समझ में आ गई। अब सुनो, लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, स्टॉक इज रियलाइज्ड एट ₹30,000 32,000 एंड फिक्स्ड असेट्स ऑफ ₹45। दो चीज की वैल्यू दे दी, एक तो दे दी अपने को स्टॉक की 32,000 मिला है और एक दे दी अपने को फिक्स्ड असेट्स की 45,000। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है फुल अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द डेटर, यानी कि डेटर दे रखे ना 40,000 के, पूरा का पूरा अमाउंट 40,000 रिसीव्ड हुआ है हमें। ठीक, उसका तीसरा पॉइंट इसने दे रखा है एक्स एग्रीड, ये पॉइंट पढ़ना है, एक्स एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹1600, मतलब एक्स ने फर्नीचर ले लिया। तो ये बात अपन ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर कोई पार्टनर असेट लेता है तो उसकी कैपिटल होती है कम, और लिया एक्स ने, एंट्री पोस्ट होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। ठीक है, 1600 से। एंड ऑल्सो एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ बीपी, और देखो इसने लायबिलिटी भी लिया बीपी, और जब कोई पार्टनर लायबिलिटी लेगा तो उसकी कैपिटल होगी इंक्रीज, एंट्री पोस्ट होगी यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स ने दो चीज लिया, असेट भी लिया और लायबिलिटी। इसमें किसी के नंबर नहीं कटते इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है वाई एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन। अब सुन लो, वाई ने क्या करा, अपनी वाइफ का लोन लिया है, तो वाइफ का जो है तो आउटसाइडर लायबिलिटी है, लेकिन अगर इसने अब लिया तो इसका मतलब लायबिलिटी ले रहा है। एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू वाइफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, वाई की वाइफ का लोन है, आउटसाइडर लायबिलिटी है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है, उसने ले लिया है, एंट्री पोस्ट कर दी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू वाइफ कैपिटल। ठीक, उसके बाद इन्होंने आगे पॉइंट बोला है, ये पॉइंट है मेन इसमें। पहले से पहले फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। देयर वाज एन अनरिकॉर्ड असेट्स ऑफ ₹10,000 व्हिच वाज टेकन ओवर बाय जेड एट ₹7,000। इस पॉइंट को जरा समझो, अनरिकॉर्ड असेट थी 10,000 की, इसका मतलब इसमें कहीं नहीं दिख रही, अनरिकॉर्ड असेट्स है 10,000, उसको पार्टनर ने 7,000 में लिया है। तो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, जब रियलाइजेशन की बात चल रही थी, तो उस समय अनरिकॉर्ड असेट्स और अनरिकॉर्ड लायबिलिटी के बारे में बताया था। अनरिकॉर्ड असेट्स हो भली 1 लाख रुपए की, बाहर 1 लाख की है, लेकिन जितने रुपए पे ली गई है या जितने रुपए पे रियलाइज हुई है हम सिर्फ उसी की एंट्री करते हैं। अब यहां पे देखो 10,000 की है और पार्टनर ने लिया वो 7,000, तो एंट्री सिर्फ 7,000 से होगी अनरिकॉर्ड असेट लेने की। एंट्री असेट लेगा तो ऑब्वियसली बात है पार्टनर की कैपिटल होगी कम। यहां पे लिया है किसने, जेड ने, एंट्री पोस्ट होगी जेड कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। बात समझ में आ गई, अनरिकॉर्ड है 10,000 की लेकिन 7,000 ली है। ठीक, उसके बाद इसमें लिखा हुआ एक बी आर फॉर ₹5,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर मधु एंड द बिल वॉज डिस्काउंटेड। एक थी मधु, उससे एक बीआर आया था 5,000 रुपए का। पॉइंट है, पूरा क्वेश्चन को खत्म कर देगा ये। बीआर है 5,000 रुपए का, मधु से आया था, डिस्काउंट करा लिया बैंक से। एंट्री देखो एक बार, जो 11th क्लास में पढ़ी है तुमने, बैंक अकाउंट डीआर टू बीआर,
ये एंट्री हुई थी 5000 की, ढंग से समझना अच्छे से, ठीक है। ये एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट या टू बी आर, जिसने डिस्काउंट कराया, इसके पास एक बी आर आया था मधु से, एंट्री पोस्ट कर दी बैंक अकाउंट या टू बी आर। लेकिन हुआ क्या साहब, ये ना आगे इसमें लाइन लिखी हुई है कि मधु बिकम इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसा पर रुपी हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। बी आर था, कितने रुपए का रिसीव्ड हुआ था, बैंक टू बी आर करी होगी डिस्काउंट कराने की। एक्चुअली क्या होता है, बी आर जो होता है ना, वो किसी, जैसे हम डेटर से हमें मिलता है, एंट्री हमारी पोस्ट होती है बी आर अकाउंट या टू डेटर, ये तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी होगी। डेटर को सेल करते, एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल, बी आर रिसीव्ड होता है तो एंट्री बी आर अकाउंट या टू डेटर, और बी आर को जब अपन बैंक से डिस्काउंट कराते हैं तो एंट्री पोस्ट होती है बैंक टू बी आर। ये 11th क्लास की एंट्री है, बैंक टू बी आर, ठीक। अब बी आर का पैसा डेटर यानी जो बी आर मिलता है ना, उसको अपन बैंक से एडवांस में भी पैसा ले सकते हैं, तो ये पैसा लिया गया बैंक टू बी आर। पता चली कि ये जो मधु से मिला, मधु क्या हो गई, इंसॉल्वेंट, तो जो ये पैसा आया था ना बैंक टू बी आर, इसको है ना वापस से पेड करना पड़ेगा बैंक को, यानी इसकी रिवर्स एंट्री हो गई। एंट्री हो गई बी आर अकाउंट डी आर टू बैंक, ये एंट्री करी। लेकिन यहाँ पे बी आर का तो कोई काम आएगा नहीं, यहाँ पे अपन लोग बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू बैंक करेंगे 5000 का, ये अपन को रिटर्न करना पड़ेगा। बात समझ आ गई, क्योंकि वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गई। जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो इसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि बैंक को वापस पैसा गया, एंट्री पोस्ट हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। अब मधु तो इंसॉल्वेंट हो गई, तो मैंने तुम्हें एक दिन बताया था, जब कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई भी पार्टनर, अपन ने पढ़ा था डिसोल्यूशन के क्या क्या रीजन है। पार्टनर थे, मान के चलो कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म का क्या करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन, ठीक। अब मधु तो हो गई इंसॉल्वेंट, अब पैसा दे तो देगा, तो मधु का कोई और व्यक्ति होगा या कोई अन्य, उसने 60 पैसा दे दिया, 60 पैसा दे दिया, 5000 रुपए का था ना, 5000 रुपए में 60 पैसा यानी कि 3000 रुपए हमें आ जाएंगे। इसी पॉइंट का खेल है, इस पूरे क्वेश्चन दोबारा समझा देते हैं। एक बी आर था 5000 का, रिसीव्ड हुआ था मधु से, ठीक है। एंट्री पोस्ट कर दी थी, जब मधु से रिसीव्ड हुआ होगा तो हमारी वो डेटर थी, एंट्री अपन ने पोस्ट करी होगी बी आर अकाउंट डी आर टू डेटर, या बी आर अकाउंट टू मधु नाम है। फिर उसको हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, बैंक अकाउंट या टू बी आर, मधु हो गई इंसॉल्वेंट, ये हमने पहले से एडवांस ले रखा है, हमने ये पैसा बैंक टू बी आर, तो क्या हुआ, ये पैसा वापस देना पड़ गया, तो एंट्री पोस्ट कर दी रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक, 5000 रुपए वापस दे दिए। किसने दिए, फर्म ने। मधु का कोई लेना देना नहीं, पहले समझना इस बात को। फर्म को मधु ने बी आर दिया, फर्म गई बैंक, बैंक से पैसा लेके आ गई, एंट्री पोस्ट कर दी बैंक अकाउंट या टू बी आर। बात समझ आ गई। और हुआ क्या, ये हो गई इंसॉल्वेंट, तो इसका मतलब बैंक में पैसा तो था नहीं, तो फर्म वापस पैसा देना पड़ गया बैंक को, तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक एंट्री कर दी, क्योंकि हमारी सारी की सारी एसेट्स हमारे रियलाइजेशन में जा चुकी हैं। तो एंट्री हम जो भी एडजस्टमेंट होता है वो रियलाइजेशन के थ्रू होता है। एंट्री पोस्ट करी रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक, ठीक। यहां तक बात समझ आ गई। उसके बाद हुआ क्या, ये तो हो गया पेमेंट खत्म। अब भाई फर्म तो पार्टनर को दोबारा उसको बोलेगी ना मधु को कि भाई पैसे दे, तो मधु ने केवल कितने पैसे दे दिए, 5000 में से 60 पैसा यानी कि 60% पैसा दे दिया, इन 3000 रुपए दे दिए। बात समझ आ गई, 3000 रुपए दे दिए, बस इतनी सी कहानी है इस पॉइंट के अंदर। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ₹1500। क्रेडिटर कितने के दे रखे, 30,000 रुपए, 1500 के डिस्काउंट पे पेमेंट करा 28,500 रुपए। बात समझ आ गई। और इसमें कह रहा है प्रिपेयर ए नेसेसरी अकाउंट। अब तुम जरा एक मिनट इस क्वेश्चन के बारे में एक और बात सुन लो। देखो रियलाइजेशन का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें सिर्फ हमें दिमाग लगाना है इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में। बात समझना, क्योंकि मैंने तुम्हें बार बार बता दिया ये जो चैप्टर बहुत सिंपल है, इसके पॉइंटों में कोई प्रॉब्लम होगी अगर होती है तो, क्योंकि देखो ना तो अपन यहाँ पे गुडविल का एडजस्टमेंट कर रहे, ना यहाँ पे अपन गेनिंग रेशियो निकाल रहे, ना यहाँ पे अपन एनपीएसआर निकाल रहे, और ना अपन यहाँ पे कैपिटल का भी एडजस्टमेंट कर रहे। सबसे सिंपल चैप्टर है ये। इसमें करना कि ये जो एडिशनल पॉइंट होते हैं ना, इनका है। इस पूरे चैप्टर, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है जो इस पॉइंट के अंदर है। बीआर था, बैंक ने डिस्काउंट, बैंक से डिस्काउंट कर लिया, फर्म ने एंट्री पोस्ट कर ली थी बैंक टू बीआर, ठीक है। हुआ ऐसा कि मधु इंसॉल्वेंट हो गई, ठीक है, तो फर्म को वापस पैसा लौटाना पड़ गया बैंक को, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा नहीं था और फर्म ने एडवांस उससे लेके आ गई। एंट्री पोस्ट कर दी थी ये रियलाइजेशन टू बैंक रिटर्न करने की। फिर हमने मधु को बोला भाई पैसे दो, जो तुमने बीआर दिया तो वो तो डिसऑनर हो गया, पैसे लौटा भी दिए बैंक को। अब हमको 5000 में से कितने रुपए, तो 60 पैसे उसने दे दिए, यानी 3000 रुपए। आ गई कहानी समझ में। एंट्रीज की भी देख लो एक बार। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट ओनली फॉर 3000, ये एंट्री इस वाले बीआर, ठीक है। बस एक यही पॉइंट है। अब तुम क्वेश्चन देखो, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, समझ में आ जाएगा। अपन बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। एक बार रियलाइजेशन आप देखो, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर
अमाउंट, देन पर्टिकुलर अमाउंट। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, असेट ट्रांसफर करते हैं, और अपने को पता है जब अपन असेट ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू असेट, तो टू असेट, असेट्स में सबसे पहले डेटर, ठीक है, डेटर कितने के दे रखे 40,000 के। उसके बाद अपने को टू स्टॉक, स्टॉक कितने का दे रखा 50,000 का। उसके बाद टू फर्नीचर, फर्नीचर दे रखा है 2,000 का। उसके बाद दे रखा है कंप्यूटर, कंप्यूटर है अपना 8,000 का। उसके बाद अपने को दे रखी टू फिक्स्ड असेट्स, तो फिक्स्ड असेट्स गई 41,000, ठीक है, ये अपने ट्रांसफर कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है 1,000 का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जाता नहीं है, कैपिटल जाती नहीं है, ठीक है, ये अपन ने असेट ट्रांसफर कर दी। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में भी अपन बात करेंगे आगे। लायबिलिटी में बात करें, बैंक ओवरड्राफ्ट आया नया पॉइंट। बैंक ओवरड्राफ्ट अपनी आउटसाइडर लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिटर ट्रांसफर करेंगे, बीपी ट्रांसफर करेंगे, और वाइफ का लोन है उसको ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि आउटसाइडर लोन है। जब हम लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में, एंट्री पोस्ट करते हैं लायबिलिटी अकाउंट डी टू रियलाइजेशन, तो बाय लायबिलिटी, यानी बाय बैंक ओडी 4,000 का है। उसके बाद अपन बात करेंगे बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर है 30,000 के, क्रेडिटर है 30,000 के, ठीक है। उसके बाद है बाय बीपी, बीपी दे रखा है आपको 6,000 का, ठीक है। उसके बाद दे रखा बाय वाइज बाइफ लोन, ठीक है, ये दे रखा है अपने को 10,000, ये अपन ने ट्रांसफर कर दिया, और कैपिटल ट्रांसफर होती नहीं है। ये सारे के सारे पॉइंट अपन ने ट्रांसफर करे। अब अपन एक एक करके एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। स्टॉक से रियलाइज्ड हुए 32,000, और फिक्स असेट से अपने को रिसीव्ड हुए 45,000। जब असेट से रियलाइज्ड होंगे तो एंट्री पोस्ट होगी बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन, तो अपन यहां पे लिखेंगे बाई बैंक, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। यहां पे नीचे लिखेंगे इसमें स्टॉक, और नीचे लिखेंगे फिक्स्ड असेट्स। तो देखो अपने को स्टॉक से जो मिला है वो 32,000 मिला है, और जब अपने को फिक्स्ड असेट से मिला है वो 45,000 मिला है, ठीक है। इसको अपन ऐड करेंगे 32,000 और 45,000, 32,000 और ऐड करेंगे 45,000, ठीक है, ये अपना हो रहा है टोटल 77,000, ठीक। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं यहां पे फुल अमाउंट रियलाइज हुआ है डेटर से, तो डेटर से हमें रियलाइज हुआ 40,000, तो एक काम कर लेते हैं अपन डेटर भी इसी में लिख लेते हैं, फिर एक साथ टोटल कर देंगे, ठीक है। 77,000 ना लिख के अपन डेटर का भी इस अमाउंट लिख लेते हैं, डेटर, डेटर से 40,000 रिसीव्ड हुआ, ठीक है, क्योंकि जब हम डेटर से पैसा रियलाइज करेंगे एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन, ठीक है, तो यहां पे लिख दिया बाय बैंक। तो अपन एंट्री 32,000 ऐड करेंगे, 45,000 ऐड करेंगे, और 40,000 ऐड करेंगे, तो ये आएगा अपना 1,17,000, ठीक है। आई होप ये तो समझ में आ गया आपको अच्छे से। उसके दे रखा है यहाँ पे एक्स ने एग्रीड करा टू टेक ओवर फर्नीचर, 1600 में फर्नीचर ले रहा है एक्स। जब फर्नीचर लेगा तो एंट्री पोस्ट होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे क्या लिया इन्होंने, फर्नीचर, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर लिया 1600 का, ये अपन एंट्री पोस्ट कर दी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा है आगे कि एंड ऑल्सो एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ बीपी, और बीपी लिए लायबिलिटी, जब लायबिलिटी लेते हैं तो पार्टनर कैपिटल इंक्रीज होती है, एंट्री पोस्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू एक्स कैपिटल, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे बीपी, ठीक है। ये इन्होंने ले लिया 6,000 का ले रखा है, अपन 6,000 लिख देंगे, ठीक है। तो अपना ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। वाई ने एग्री करा टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, वाई अपनी वाइफ का लोन डिस्चार्ज करेगा, तो यानी कि इसका लायबिलिटी ली है वाई ने, एंट्री पोस्ट होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू वाइज कैपिटल, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टू वाइज कैपिटल, ठीक है, वाइफ लोन टेकन किया है, और वाइफ का जो लोन है वो दे रखा है 10,000 आपको बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, ये अपन ने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद इन्होंने लिखा है वाई, फिफ्थ पॉइंट है देयर वाज एन अनरिकॉर्ड असेट्स ऑफ ₹10,000 व्हिच वाज टेकन ओवर बाय जेड एट ₹7,000। अनरिकॉर्ड असेट्स जो दे रखी है वो 10,000 की है, तो अपन ने जब रियलाइजेशन की एंट्रीज बताई थी तो समझाया था कि अनरिकॉर्ड असेट्स जितने रुपए की पार्टनर लेगा या जितने रुपए रियलाइज होंगे उतने रुपए से अपन को रियलाइजेशन में एंट्री करनी है। 7,000 रुपीज में लिए, वैसे 10,000 की है लेकिन 7,000 में लिए जेड ने, तो सिर्फ जितने रुपए पे लिए या जितने रुपए रियलाइज होते हैं उतने से अपन एंट्री करते हैं जब कोई पार्टनर असेट लेगा, ठीक है। एंट्री क्या पोस्ट होगी, इसकी कैपिटल कम होगी, जेड कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, तो यहां पे लिखेंगे अपन बाय जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे लिखेंगे अनरिकॉर्ड एसेट्स इन्होंने लिए 7,000 में, ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। ओके, ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। 6 वाले पॉइंट की भी अपन ने एंट्री कराई थी कि 5,000 जो था, एक्चुअली इसमें होता क्या है, बैंक ने यानी फर्म ने एडवांस में बैंक से पैसा लिया बीआर का, जो कि मिला किससे था,
मधु से, तो एंट्री पोस्ट कर ली थी उन्होंने बैंक अकाउंट दिया टू बीआर। लेकिन हुआ क्या, मधु इंसॉल्वेंट हो गई, तो वो जो पैसा जो लिया था वो रिटर्न करना पड़ गया, एंट्री पोस्ट हो जाएगी वापस से बीआर अकाउंट, यानी कि बीआर अकाउंट टू बैंक होगी, लेकिन हम यहाँ पे बीआर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सारा का सारा एडजस्टमेंट रियलाइजेशन के थ्रू कर रहे हैं। एंट्री पोस्ट होगी रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक, जो कि मैंने एंट्री के थ्रू आपको समझाया था। उसके बाद मधु से 3000 रुपए जो है 60% उसकी एंट्री अपन करेंगे। तो जब रियलाइजेशन में पैसा पेड करेंगे रियलाइजेशन के, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन टू बैंक, ठीक है, या लिखेंगे बीआर डिसऑनर 5000 का, ठीक है। और उसके बाद फिर इससे 60 पैसा पर 1 रुपए में मिला, यानी 60% मिला है, तो अपन ने एंट्री पोस्ट करी थी बैंक अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन, यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे मधु इंसॉल्वेंट, जितना मिल पाया 3000 इनसे मिला जो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्रेडिटर को पेड किया है 1500 के डिस्काउंट पे, तो क्रेडिटर ने 30,000 के यानी कि 28,500 पेड करा है, एंट्री अपन पोस्ट कर दे। अब क्रेडिटर को यानी कि लायबिलिटी का पेमेंट कराएंगे, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू बैंक, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर, ठीक है, 28,500। ये बात तो आपको यहां तक आपको समझ में आ गई। ये आपने सारे के सारे पॉइंट थे जहां कंप्लीट कर लिए। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नीचे नहीं है, हमने इसको आउटसाइडर लायबिलिटी लिया है, अब इसको अपन पेड करेंगे क्योंकि अपन ने बताया था जब तक लायबिलिटी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है, लायबिलिटी आपको पे करानी है। तो एंट्री पोस्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू बैंक ओडी बैलेंस, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर रहे हैं, बैंक ओडी, ठीक है, 4000 का, ठीक है, ये वाला हो गया। क्रेडिटर के बारे में हो गया, बीपी ले लिया था पार्टनर ने, लोन ले लिया था पार्टनर ने। यहां पर बात करें डेटर का कंप्लीट, स्टॉक कंप्लीट, फर्नीचर कंप्लीट, फिक्स्ड एसेट कंप्लीट। कंप्यूटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो बताया था कि इंटेंजिबल एसेट्स को छोड़ के अगर कोई एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल में नहीं है, तो जो उसकी बुक वैल्यू उतने पे इसको सोल्ड करा जाएगा। तो कंप्यूटर को हमने 8000 पे सोल्ड करेंगे, एंट्री पोस्ट होगी बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन, तो अपन यहां पे लिखेंगे बाय बैंक, यहां लिखेंगे कंप्यूटर सोल्ड, ठीक है। यहां पे लिख दिया अपन ने 8000 एज इट इज बुक वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे एडिशनल नहीं है, तो इसको हम ट्रीट करते हैं कि कभी भी इसका पैसा हमको नहीं मिलेगा, रियलाइज्ड नहीं होगा, तो हम इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट थे, अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट में कर दिए। अब इसका एक बार अपन प्रॉफिट और लॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे तो पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं अपन, 40,000 प्लस करेंगे 50,000 प्लस करेंगे 2,000 प्लस करेंगे इसमें 8,000 प्लस करेंगे इसमें 41,000 प्लस करेंगे इसमें 1,000 प्लस करेंगे इसमें 6,000 प्लस करेंगे इसमें 10,000 प्लस करेंगे इसमें 5,000 प्लस करेंगे 28,500 और प्लस करेंगे इसमें 4,000। तो इधर का जो टोटल आ रहा है वो आपका आ रहा है 195,500, ठीक है। ये टोटल आ रहा है 195,500, ठीक है। एक बार अपन कर लेते हैं क्रेडिट साइड का टोटल, 4,000 प्लस करेंगे इसमें 30,000 प्लस करेंगे इसमें 6,000 प्लस करेंगे इसमें 10,000 प्लस करेंगे इसमें 1,17,000 प्लस करेंगे इसमें 1,600 प्लस करेंगे इसमें अपन 7,000 प्लस करेंगे इसमें अपन 3,000 और प्लस करेंगे इसमें 8,000। यहां का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,86,600, ठीक है। यानी अपना डीआर साइड ज्यादा है और सीआर साइड कम है, इसका मतलब अपन को लॉस होगा। अब कितना लॉस हो गया वो एक बार अपन देख लेते हैं। 195,500 में से इसको लेस कराएंगे तो 8900 का लॉस हो गया। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे जब लॉस होता है रियलाइजेशन में तो पार्टनर्स को में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है, एंट्री पोस्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स है 3 XYZ, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट दिया, वाई कैपिटल अकाउंट दिया, जेड कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अपन अंडरलाइन करेंगे एक्स वाई और जेड, ठीक है। 8900 यहां पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। दोनों साइड का टोटल कर देंगे अपन, तो जो दोनों साइड का टोटल आएगा अपना वो आएगा 195,500, 195,500, ठीक है। और 89 को डिवाइड करेंगे 8900 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इनका रेशियो जो 2:2:1 है, तो डिवाइडेड बाय 5 और इनटू करेंगे 2। इसका आएगा 3560, इसका आएगा 3560 और इसका आएगा 1780। ये है रियलाइजेशन। तो इसमें लॉस था और अपन ने लॉस को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो भी इंफॉर्मेशन थी वो अपन ने एडिशनल सारी की सारी इसमें कंप्लीट कर ली, और जिस एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी उसको अपन ने सोल्ड कर दिया बुक वैल्यू पे, जैसे था कंप्यूटर। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में आपको बता दिया, इसका अपन कुछ नहीं करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस अपन को कभी भी रियलाइज्ड नहीं होंगे, ठीक है। अब उसके बाद कर लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें एक नया पॉइंट था, आउटसाइडर लायबिलिटी आपको पेमेंट कराना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिटर के बारे में इसने बोल दिया तो अपन पेमेंट करा दिया, बीपी पार्टनर ने ले लिया था, वाई की वाइफ का लोन भी पार्टनर ने ले लिया था, ठीक है। बाकी की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। तो आई होप गाइस रियलाइजेशन अकाउंट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आएंगे अपन इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो ना ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे देखो रियलाइजेशन में अपना असेट, जैसे किसी पार्टनर ने असेट ली थी और किसी ने लायबिलिटी ली थी, तो वो सारे के सारे इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, आ रहा है क्या? 3 पार्टनर है, 3 अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर 3 अमाउंट कॉलम। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड और पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। देखो सबसे पहले अपन जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग है ना इनकी कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यहां पे अपन लिख रहे हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस देखो एक्स और वाई का तो दे रखा है लायबिलिटी साइड यानी कि 70,000 ये तो अपन ने लिख दिया, और देखो जेड का जो दे रखा है ना वो दे रखा है अपने को असेट साइड, तो वो आएगा इधर क्योंकि ये इसका नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वाई जेड के में लिखेंगे 8,000। ठीक है, ये पॉइंट अपन ने कर दिया। इसके बाद आया था रियलाइजेशन में लॉस। ठीक है, जब रियलाइजेशन में लॉस आया था तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हुई थी, एंट्री पोस्ट करी थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन, तो पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन। ठीक है, 8900 का लॉस था डिवाइडेड बाय 5, इसका था 1780 और इसका था 3560। ठीक है, ये अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रियलाइजेशन का लॉस। ठीक है, पॉइंट नंबर कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं इन्होंने बैलेंस शीट में और क्या कौन कौन से रिजर्व एंड सरप्लस है वो देखते हैं। तो देखो यहां पे एक दिख रहा है अपने को, एक तो पी एंडल दिख रहा है 40,000 का, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि लॉस है, एंट्री पोस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू पी एंडल, तो यहां पे लिखेंगे टू पी एंडल। ठीक है, 40,000 दे रखा है, 40,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 8 40, तो 8 2 16, 8 2 16 और 8 1 8, यानी कि 16,000 और 8,000 जो पी एंडल का लॉस है वो अपन ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब पॉइंट में देखेंगे किसने लायबिलिटी ली है, किसने असेट ली है। अब देखो अगर असेट लेगा तो कैपिटल कम होगी तो इधर आएगा, लायबिलिटी लिएगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी तो यहाँ आएगा। रियलाइजेशन में अपन एंट्री पोस्ट कर चुके हैं, उसको यहाँ पे अपन पोस्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक्स ने फर्नीचर लिया था 1600 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, एक्स के में लिख दिया मैंने 1600। ठीक है, और इसने क्या करा था, बीपी लिया था तो लायबिलिटी है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। ठीक है, और बीपी कितने रुपए का वो देख लीजिए, बीपी दे रखा है अपने को 6,000 का, एक्स के में अपन ने लिख दिया, तो ये अपन ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अपन बात कर लेते हैं वाई ने क्या करा, वाई फ्लोन लिया है। ठीक है, तो बाय फ्लोन आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन बाय फ्लोन। ठीक है, वाई ने लिया, वाई का जो लोन दे रखा है वो दे रखा है 10,000 रुपीज का, तो अपन ने यहाँ पे 10,000 ट्रांसफर कर दिया। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं, एक अनरिकॉर्ड असेट थी, जेड ने लिए 7,000 रुपीज की। ठीक है, यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अनरिकॉर्ड असेट्स। ठीक है, अनरिकॉर्ड असेट, तो जेड ने ले ली 7,000 की, तो अपन ने यहाँ पे 7,000 लिख दिए। ठीक, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, ये बीआर वाला पॉइंट तो कैश में था और क्रेडिटर का हो गया। ठीक है, इसके अलावा और कोई पार्टनर ने कुछ किया नहीं था, जिसने जैसे जैसे लिया अपन ने वैसे वैसे कर दिया। ठीक, अब इसका फाइनल पेमेंट कराएंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस था ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन का लॉस था ट्रांसफर कर दिया, असेट ली थी वो ट्रांसफर कर दी, लायबिलिटी ली थी वो ट्रांसफर कर दी। इसके अलावा अब और कोई इंफॉर्मेशन इसमें है नहीं है। अब इसका फाइनल पेमेंट कराएंगे, तो जरा देखो पहले अपन एक्स की और बाई की बात कर लेते हैं। तो देखो एक्स का 70,000 प्लस करेंगे 6,000, तो ये आ रहा है इधर का टोटल इसका 76,000। 76 में से माइनस कराएंगे 3560, माइनस कराएंगे इसमें 16,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 1600। इसका जो फाइनल पेमेंट आ रहा है वो टू बैंक से करेंगे अपन 54840 और टोटल लिखेंगे दोनों साइड 76,000। बात समझ आ गई? इसका फाइनल पेमेंट लिख दिया 54840। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, वाई के बारे में। तो जरा वाई का टोटल इधर देखा तो 80,000 आ रहा है, और 80,000 में से माइनस करेंगे इधर 80,000 में से माइनस करेंगे 3560 और माइनस करेंगे 16,000। ठीक है, इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 60440 का पेमेंट करना है, दोनों साइड का टोटल कर दिया 80,000। डन। अब बात कर लेते हैं जेड के बारे में। तो देखो जेड का यहां पे कुछ भी नहीं है, नेगेटिव कैपिटल, लॉस, असेट पी&एल का लॉस, और जो लिया इसने असेट लिया उसको। अब इसको ऐड करेंगे, कितना पेमेंट इससे मांगे 8,000, 1780 प्लस 8,000 और प्लस करेंगे 7,000, यानी कि पता है जेड से पैसा मंगाया जाएगा। एंट्री पोस्ट होगी बैंक अकाउंट डी आर टू कैपिटल, तो हम यहां पे लिखेंगे बाई बैंक। ठीक है, इससे मंगाया जाएगा 24780।
दोनों साइड का 24780 टोटल कर दिया, 24780। यहां पे ये पॉइंट इसलिए भी मेन है कि इसमें देखो दो पार्टनर की तो पॉजिटिव कैपिटल और जेड की नेगेटिव कैपिटल है, और इससे का टोटल इतना बनता है 24780। तो इसको ये मंगवाया जाएगा, एंट्री पोस्ट करिए बैंक अकाउंट DR2 जेड कैपिटल। किसी कैपिटल का पैसा अगर मंगाना होगा तो पार्टनर से मंगवाया भी जाएगा। तो इसमें वही था, तो इनको दो को तो पेमेंट करा है, एक से पेमेंट मंगवाया। ठीक है, अब इसके बाद बनाएंगे इसका बैंक अकाउंट, वो मेन है, उसको भी देख लो एक बार आप। बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट को थोड़ा ढंग से समझना। पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर देन अमाउंट। अब सुनो, सबसे पहले अपन के पास बैंक का कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या? तो कोई ओपनिंग नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट था वो तो रियलाइजेशन में चला गया, पेमेंट हो गया, वहां से तो कोई लेना देना है नहीं है। अब बात करेंगे जो असेट को बेचने से पैसा आया था, तो एक में आया था अपना रियलाइजेशन में से क्या क्या चीज बेची थी? एक तो स्टॉक बेचा था 32,000 का, ठीक है, 32,000 का तो ये बेचा था। फिक्स असेट बेची थी 45,000 की, और डेटर बेचे थे एज अ बुक वैल्यू के सबसे, यानी कि इतना रियल है 1,17,000 था। एंट्री वहां पे पोस्ट करी थी बैंक टू रियलाइजेशन, तो बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट चेक करते चलो, 1,17,000 है, लिख दिया बैंक, डन, ये पॉइंट हो गया था। उसके बाद ये वाला पॉइंट कंप्लीट, थर्ड वाला हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। ये BR वाला था, इसमें अपन ने दो एंट्री पोस्ट करी थी, 5,000 तो रिटर्न किया था, एंट्री पोस्ट करी थी रियलाइजेशन टू बैंक, तो यहां पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, ठीक है, 5,000। और 3,000 रुपए आ गए थे इनसे 60%, एंट्री पोस्ट करी थी बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन, तो यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ये आया था 3,000 रुपीज। ठीक, यहां तक काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अगर अपन बात करें तो फिर अपन ने क्या था, पेमेंट कराया था। पेमेंट किसको कराया था? बैंक ओवरड्राफ्ट का 4,000 पेड कराया था, क्रेडिटर के 28,500 पेड कराए थे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या था, बस ये दो चीज पेड कराई थी, एंट्री लायबिलिटी को पेमेंट करने की वहां पे कराई थी, रियलाइजेशन अकाउंट DR2 बैंक, तो यहां पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। यहां पे लिख देते क्रेडिटर पेड ऑफ करें, और उसके बाद नीचे लिख देते बाय रियलाइजेशन अपने बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक OD, ठीक है। तो क्रेडिटर का 28,500, ठीक है, और OD का 4,000, ये अपन ने पेड कराया था रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। और देख लेते और कोई पेमेंट तो नहीं है, क्रेडिटर का हो चुका था। अच्छा, इसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे थी नहीं। अच्छा, एक चीज समझना, कंप्यूटर का जो था वो पैसे अपन ने बेचा था ना, बुक वैल्यू पे 8,000 रुपीज आए थे, एंट्री पोस्ट करी थी बैंक अकाउंट DR2 रियलाइजेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन। ये कंप्यूटर अपन ने सोल्ड किया था 8,000 का, ठीक है, ये कंप्यूटर सोल्ड का है, ये मधु से पैसा आया उसका है, और ये असेट्स को बेचने से आया था, स्टॉक को बेच दिया, फिक्स असेट को बेच दिया, और अपने डेटर से पैसा रियलाइज हुआ। ये 5,000 BR का पैसा वापस लौटाया था, ये क्रेडिटर को पेमेंट कराया था, ये बैंक OD का पेमेंट कराया था। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता रियलाइजेशन अपन ने और कुछ किया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट तो अपन ने कंप्लीट कर दिए। अब बात कर लेते हैं इधर के बारे में। पार्टनर्स को दो को तो पेमेंट कराया, एंट्री पोस्ट होगी पार्टनर एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट टू बैंक, तो यहाँ पे लिखा अपन ने बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे अपन ने लिखा बाय वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक्स की तो हुई है 54,000 यानी 54,840, और जो वाई है उसका हुआ 60,440, ये तो पेमेंट कराया इसको, ये रहे दोनों। और इससे कितना पेमेंट मांगा है? 24,780। एंट्री क्या हुई थी? बैंक अकाउंट DR2 वाइस कैपिटल जेड कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे टू जेड कैपिटल। इससे पैसा मंगवाया गया 24,780 रुपए, ठीक है। अब और तो कुछ था नहीं, इसका टोटल करके देखते हैं इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। 1,17,000 प्लस करेंगे इसमें 3,000, प्लस करेंगे इसमें 8,000, और प्लस करेंगे इसमें 24,780, तो ये आ रहा है आपका 1,52,780। एक बार उधर का चेक कर लेते हैं ये आ रहा है या नहीं आ रहा। 5,000 प्लस करेंगे इसमें 28,500, प्लस करेंगे 4,000, प्लस करेंगे 54,840, और प्लस करेंगे इसमें 60,440, ठीक है। ये भी आ गया 1,52,780, 1,52,780, यानी कि अपना बैंक का भी जो है टोटल है ना इक्वल आ गया, 1,52,780, 1,52,780। ये कैपिटल अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है। इसमें देखो ध्यान ये रखना है कि रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट लॉस है वो तो आप ट्रांसफर कर दोगे, लेकिन रियलाइजेशन में अपन को ये भी देखना होता है किसी पार्टनर ने असेट्स टेक ओवर की है और लायबिलिटी टेक ओवर की है, तो वो भी अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या थी, एक्स और वाई के दो तो पॉजिटिव बैलेंस थे, तो देखो दो को तो पेमेंट कराया हमने, और जेड का तो जब नेगेटिव था तो इससे पैसा मंगवाया 24,780। आगे गानी समझ में, अगर किसी पार्टनर से पैसा मंगवाना पड़ेगा फर्म को तो फर्म मंगवाएगी, और पेड करना है तो पेड करेगी। पेड करने वाली एंट्री हो गई और मंगवाने की एंट्री यहाँ पे करो,
ठीक है। और ये हमने रियलाइजेशन से था, क्योंकि हमें 3 असेट से पैसा मिला था 1,17,000, ये अपन को 3,000 मिला था बधू से, और ये अपन को रियलाइजेशन यानी कंप्यूटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो 8,000 में अपन ने उसको सोल्ड करा था एट अ बुक वैल्यू। ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं 5,000 का बीआर का पैसा लौटाया था हमने, उसके बाद क्रेडिटर को पेमेंट करा था, बैंक ओडी का पेमेंट कराया था, और ये 2 पार्टनर्स की कैपिटल। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। एग्जाम में रियलाइजेशन अकाउंट बनवाएगा, कोई एक आध पॉइंट आपको ऐसा दे देगा जो कि थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा उस पर अच्छे से। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे इसमें ये वाला पॉइंट था 6 पॉइंट। ठीक है। तो एक बार आप इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।